हैं तो परसेंटेज में आप लोग सवाल किस बेसिस पे सॉल्व करेंगे, यानी कि एक टाइम पे अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है और दूसरे टाइम पे अगर आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी है तो आपको कौन सी अप्रोच लगानी है। तो उसी एप्लीकेशन का मैं एक और सवाल दे देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन time required to complete 40% of the reaction is 10 minutes. तो 40% रिएक्शन कितने टाइम में खत्म होती है भैया? 10 मिनट में। एक टाइम पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता है। क्या पूछा उसने? कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड to complete 80% of the reaction. तो अगर मेरी 40% रिएक्शन 10 मिनट में खत्म होती है तो बताओ मेरी 80% रिएक्शन कितना टाइम में खत्म? आंसर बताइए। 2 मिनट का टाइम आप लोगों के पास। वही सारी बातें हैं, एक टाइम पे इंफॉर्मेशन पता है, दूसरे टाइम पे इंफॉर्मेशन गिवन है, मतलब दूसरे टाइम पे इंफॉर्मेशन निकालनी है, दोनों का कंपेयर करो, आंसर निकालो। चलिए भैया, तो इस तरीके के सवाल को कैसे सॉल्व करना है, जैसा कि मैंने बोला सिंपल के कंपेयर कर लो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला? 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स या ए नॉट अपॉन ए टी, जो लगाना है लगाइए। बस एक टाइम पे पता है, दूसरे टाइम पे निकालनी है, दोनों को कंपेयर कर लीजिए। तो इट इज 2.303 अपॉन 10 मिनट पे पता है लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस कैंसिल आउट हो जाती हैं, परसेंटेज के टर्म में हमेशा ऊपर 100 पुट करेंगे, नीचे 100 माइनस कितना 40% कंप्लीट हो गया तो 40 बराबर 2.303। एक टाइम पे आपको सब कुछ पता था, दूसरे टाइम पे क्या निकालना उसने? कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड, टी ही निकालना है। लॉग अंदर 100 अपॉन 80% कब कंप्लीट होगी, माने नीचे आएगा 20। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। 2.303 से 2.303 हो गया कैंसिल, तो इट इज 1/10 लॉग 100 अपॉन 60। 100 अपॉन 60 बोले तो 10/6 एंड 10/6 बोले तो 5/3 बराबर 1/t लॉग 5। ठीक है, 100 अपॉन 20 इज लॉग 5। सॉल्व करके निकाल लेना वैल्यू, आंसर आ जाएगा जो भी आ रहा होगा। टी की वैल्यू कितनी आएगी? log 5 multiply by 10 अपॉन log 5 अपॉन 3। log 5 माइनस log 3 लिख सकता हूँ मैं। log a अपॉन b इज log a माइनस log b ना। तो ये आ गया मेरा 0.7 इंटू 10 अपॉन 0.7 माइनस 0.48। इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर आ रहा है निकाल के देख लो। कोई है तो नहीं जिसका बच रहा है? हटाता रहूँ इसको, है ना। चलो, अब एक छोटा मोटा शॉर्टकट भी देख लो, है ना, काम आ जाता है कभी कभी तो ठीक है, अदरवाइज तो एक टाइम पे इंफॉर्मेशन दी है, तीसरे टाइम पे निकालनी है, तो उसका आपको फंडा आता ही है, बट स्टिल ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये ध्यान रखना फॉर फर्स्ट ऑर्डर ही वैलिड है सिर्फ। ठीक है, मुझे बताओ अगर आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट ली है तो ए नॉट बाय 2 जाने में उसको कितना समय लगेगा? हाफ लाइफ टाइम। ए नॉट, अब ए नॉट बाय 2 का हाफ जाने में भी उसको कितना टाइम लगेगा? टी हाफ। सिमिलरली ए नॉट बाय 8 जाने में भी उसको कितना टाइम लगेगा? टी हाफ। ये तो अपन बात कर ही चुके हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर आपने इनिशियल मान लिया लेटर से 100 है, तो 100 से 50 जाने का टाइम टी हाफ है, 50 से 25 जाने का टाइम भी टी हाफ है, 25 से 12.5 जाने का टाइम भी टी हाफ है। जरा यहाँ तक बताओगे कि कितनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है?
तो अपन बोलेंगे यहाँ पे 50% कंप्लीट हो गई है भैया। यहाँ से यहाँ तक कितनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है? तो भैया 100 लिया था, 25 बचा है, तो मतलब कितनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई यहाँ तक? 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि अगर आप 50% रिएक्शन कंप्लीट होने के टाइम को टी हाफ बोल रहे हो, तो टी 75% कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। कोई गलत बात कही मैंने? सिमिलरली यहाँ तक कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है? 100 में से माइनस कर दीजिए 12.5, इट इज 87.5। तो 87.5% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो कहने का मतलब अगर वो आपको लेट से बोल रहा है कि भैया कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 10 मिनट में, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो आधी कंप्लीट होती है 10 मिनट में, बताओ वो 75 सॉरी बताओ वो 75% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी? आंसर सीधे 20 मिनट। बताओ 87.5% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी? आंसर सीधे 30 मिनट। ठीक है, लेकिन सर ये तो क्या है, एंड बैंड डेटा है। अगर आप उसने कोई हाइपोथेटिकल डेटा दे दिया तो, कि आप तो मल्टीप्लिकेशन लिख रहे हो ना आधा का, 50 के बाद 75, 87.5, लेट से उसने 90 पूछ लिया तो क्या कर लेंगे? तो इसलिए मैं काफी सारे डेटा लिखवा रहा हूँ, उस बेसिस पे आपको एटलीस्ट आंसर का आइडिया जरूर हो जाएगा। तो अगर आपको हाफ लाइफ टाइम पता है और टी 90% निकालना है, तो इट इज 3.33 टाइम्स ऑफ टी हाफ। जो भी आपको हाफ लाइफ टाइम दे रखा है उसको 3.33 से मल्टीप्लाई कर देना, 90% आ जाएगी। टी 93.25 निकालना है, इट इज 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ। टी 99% निकालना है, 6.66 टाइम्स ऑफ टी हाफ। टी 99.9% निकालना है, 10 टाइम्स ऑफ टी। ठीक है, टी 25% निकालना है, 0.415 टाइम्स ऑफ टी हाफ। ध्यान रख लो, ये डायरेक्ट नोट डाउन कर लीजिए बेटा, ये छोटी मोटी ट्रिक्स हैं और कुछ नहीं। आपको हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है, हाफ लाइफ टाइम के बाद आपको कुछ और पूछ, हाँ रिपीट कर देते, कोई इशू नहीं। पहले ये नोट डाउन कर लो यार, साथ में बता दो। आगे बढ़ते हैं। तो जिसको समझ में नहीं आया वो वापस देख लो एक बार। आपको लेट से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ई नॉट दे रखी है, इतना जानते हो, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड है, पहली बात है ना। लेट से आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ई नॉट दे रखी है, ए नॉट बाय 2 आने में उसको हाफ लाइफ टाइम लगता है। ये बात समझ में आती है क्या? अपन बोलते हैं ना, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम इज कांस्टेंट, हालांकि एनी लाइफ इज कांस्टेंट, वो भी अपन देख चुके हैं। लेकिन अपन बोलते हैं ना 100 से 50 जाने में, यानी कि आधा होने में उसको हर बार कांस्टेंट टाइम लगेगा। ए नॉट से ए नॉट बाय 2 होने में भी उसको टी हाफ लग रहा है, ए नॉट बाय 2 का आधा होने में भी उसको हाफ लाइफ टाइम ही लग रहा है, ए नॉट बाय 4 का आधा होने में भी उसको हाफ लाइफ टाइम ही लग रहा है। तो माने ए नॉट से ए नॉट बाय 2 जाने का टाइम, ए नॉट बाय 2 से ए नॉट बाय 4 जाने का टाइम, और ए नॉट बाय 4 से ए नॉट बाय 8 जाने का टाइम, सब कांस्टेंट है। समझ में आती है बात इतनी? ये बात समझते हो कि नहीं, पहले तो ये बताइए। ठीक है, तो लेट्स से बेटा परसेंटेज के टर्म में बात करी, तो परसेंटेज में मैंने इनिशियली मान ली 100। तो 100 से 50 होने का टाइम कितना होगा? टी हाफ। 100 से 50 होने का टाइम कितना होगा? टी हाफ। और 50 से 25 होने का टाइम भी कितना होगा? टी हाफ। इतनी बात समझ में आती है? तो बताओ, जब तुम यहां से यहां गए, कहां से कहां, जब तुम लोग 100 से 50 गए हो, तो 100 से 50 जाने के टाइम आपकी कितनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई है? जब यहां से यहां तक गए तो कितनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है? तो आधी खत्म हो गई, मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो 50 बची है। यहां से यहां तक जाने में कितनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई? तो इनिशियली 100 था, बचा कितना है? 25 बचा है। दैट मीन्स कितनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई है? 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। समझ में आया?
तो मुझे बताओ, अगर उसने T50 दे रखा है, लेट से मुझे हाफ लाइफ टाइम पता है कि वो T हाफ है, तो क्या मैं 75% कंप्लीशन का लाइफ टाइम नहीं बता सकता क्या? अरे 50% कंप्लीट होने में हाफ लाइफ टाइम लग रहा है, 75% कंप्लीट होने में कितना लग रहा है? 2 हाफ लाइफ। समझ में आई बात? अब 25 का आधा करोगे तो 12.5 आएगा, यहां से लेके यहां तक देखोगे तो कितनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई? 87.5। 100 में से 12.5 माइनस कर दो, तो इतना तो बचा है, तो कंप्लीट कितना हो गया? 87.5। तो 87.5 तक कितनी हाफ लाइफ टाइम यूज हो गई? 3। तो अगर मुझे हाफ लाइफ टाइम पता है, मैंने आपको बोल दिया भैया कि 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में 10 मिनट लगते हैं, तो 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? 2 हाफ लाइफ। समझ में आती है कि नहीं? 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? 2 हाफ लाइफ। 87.5 रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? 3 हाफ लाइफ। तो अगर मैं बोल दूं भैया 100 से 50 होने में 10 मिनट लगते हैं, तो 75% कब कंप्लीट होगी? 20 मिनट में। 87.5% कब कंप्लीट होगी? 30 मिनट में। तो ये वो रैंडम टाइम है, लेकिन दिक्कत क्या थी? ये जो टाइम है ये बस ऐसे निकाले गए आधे आधे करके, भाई 100 से 50 होने का है ना, तो यहाँ तक 50% कंप्लीट हो गई, यहाँ तक 75% कंप्लीट होगी, यहाँ तक 87.5% कंप्लीट होगी। आगे आप जब 12.5 का हाफ करोगे, दैट इज 6.25, तो ये आ जाएगा 93.25। तो यहाँ तक 4 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ हो जाएगी। लेकिन बस बात इतनी सी थी जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि भैया आपको 50 का पता लग जाएगा, 75 का पता लग जाएगा, 87.5 का पता लग जाएगा, 93.25 का पता लग जाएगा। उसने बीच का कोई टाइम पूछ लिया तो भाई 87.5 को कंप्लीट होने में 3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ लग रहे हैं, 93.25 को कंप्लीट होने में 4 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ लग रहे हैं। लेट्स से उसने 90 का पूछ लिया, तो 90 को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, ये ध्यान रख लेना। 3.33 टाइम। हाफ लाइफ टाइम दे दिया, किसी रैंडम टाइम पे पूछ लिया, आराम से निकाल लोगे। 99% को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? 6.66 टाइम्स। 99.9% को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। मतलब अगर 50% को कंप्लीट होने में 10 मिनट लग रहे हैं, तो 99.9% रिएक्शन कब कितनी देर में कंप्लीट होगी? 100 मिनट। बात क्लियर है? अब एक सवाल और आ जाता है, अरे सर अगर इसमें से भी कोई टाइम नहीं बैठा तो? ले उसने पूछ लिया आपसे कि 87.5 पता उसने और 90 पता उसने, 89% रिएक्शन कब कंप्लीट होगी ये पूछ लिया, तो क्या करेंगे? सिंपल बात है यार, 89% रिएक्शन कब कंप्लीट होगी, तो 4 ऑप्शन तो तुम्हारे आगे गिवन है ना। अगर सॉल्व करने की इच्छा नहीं है तो सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया। एक टाइम पे अगर पता है, दूसरे टाइम पे पूछ लिया, तो दोनों का के कंपेयर कर लो, उस तरीके से आप सॉल्व भी कर सकते हो। लेकिन अगर वो भी इच्छा नहीं है आपकी, तो 87.5 का तो रिजल्ट पता है, 90 का भी रिजल्ट पता है, तो ये कंफर्म बात है कि 87.5 से तो ज्यादा होगा, लेकिन 90 से कम होगा। बीच में एक ही ऑप्शन होगा, क्योंकि 3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ और 3.33 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ में डिफरेंस ही बहुत कम है। ठीक है, तो उसको डायरेक्ट टिक लगा देना। समझ में आई क्या शॉर्ट ट्रिक? अब देखो, एक एडवांस का सवाल करते हैं, बिल्कुल घटिया है, लेकिन अगर पढ़ रखा है अभी तक तो आराम से कर लोगे। 93 पॉइंट क्या, 93.25 आएगा बेटा, देख लेना करके, है ना। 6.25 ऐड कर ले, जो भी आ रहा होगा अकॉर्डिंगली, है ना, 4 टाइम्स कर देना। एक सवाल दे रखा था एडवांस का, है ना। ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट था, और उसने सवाल बहुत लंबा चौड़ा मारा था, मेरे को सवाल से कोई मतलब नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट था। लेकिन उसने जो शॉर्ट में बोला था वो ये बोला था कि भैया इसका 75% कंप्लीट होने में 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ लग रहा है, और बी के रेस्पेक्ट में उसने एक ग्राफ दे रखा था ऐसा, आपको ऑर्डर बताना है। ए के लिए उसने इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि ए का 75% कंप्लीट होने में 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ लग रहे हैं, और बी के लिए उसने ग्राफ मेंशन किया हुआ था, आपको ऑर्डर बताना है। तो बताओ ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होगा?
ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। बात समझ में आती है? बिकॉज इन फर्स्ट ऑर्डर T75 बराबर 2 इंटू हाफ लाइफ टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 50% रिएक्शन। बी के रिस्पेक्ट में भैया ये ऐसा ग्राफ कहाँ ऑब्टेन होता है? एक ही ऐसी रिएक्शन है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ इस तरीके से वेरी करता है। बाकी मैंने आपको क्या बताया था? सिर्फ एक ही टाइप की ऑर्डर की रिएक्शन होती है जो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से कंप्लीट होती है। बाकी हर ऑर्डर की रिएक्शन का ग्राफ एक्सपोनेंशियल बनता है। तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया भैया? 0। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया? 1। ये एडवांस का सवाल था, एंडा बेंडा नहीं। ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं कंसेप्चुअल, लेकिन आपको थोड़ा बहुत चीजों का पता होना चाहिए। नोट डाउन करने की जहमत है कि हटा दें इसको? इच्छा हो तो कर लो, 2 मिनट बढ़ते हैं। एक और छोटी सी एप्लीकेशन का सवाल लिखिए। ये लेट्स से मेरे पास एक रिएक्शन है, आपको जैसा कि मैं बोल रहा हूँ सिर्फ एप्लीकेशन समझनी है ना। अगला वाला भी जो मैं बताऊंगा उसमें एक छोटा सा डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को बिल्कुल गौर से देखना, क्योंकि उसी डेरिवेशन के बेस पे फिर आज ही अपन न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो ए गिव्स प्रोडक्ट, लेट्स से मेरे पास ये एक रिएक्शन दे रखी है, यहाँ मैंने लिख दिया टाइम और यहाँ मैंने लिख दी है कॉन्सेंट्रेशन ए की। ठीक है, तो ये उस टाइप के सवाल है जहाँ पे आपको हर टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी। लेट्स से एट टाइम टी इक्वल टू 0 उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो A0 थी, T1 पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन A1 थी, T2 पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन A2 थी, T3 पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन A3 थी। ठीक है, तो ये कौन सी टाइप की एप्लीकेशन के सवाल हो गए भैया? आपको ये वाली अप्रोच कब लगानी है जो मैं अभी सिखा रहा हूँ? अगर आपको हर टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो आप इस अप्रोच से सॉल्व करोगे। इसमें क्या चलता है, इसमें आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मानना पड़ता है। ठीक है, उसने आपसे पूछ लिया बताओ कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है, हर टाइम पे आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। अब जरूरी नहीं है कि वो हाफ लाइफ है, लेकिन हर टाइम पे आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और उसने पूछ लिया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताओ कौन सा है। तो इस टाइप के एप्लीकेशन के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपके लिए देखे 3 ऑर्डर है, एक है 0 ऑर्डर है, एक है फर्स्ट ऑर्डर है और एक है सेकंड ऑर्डर। इसमें से भी मैंने आपको क्या बताया था, सबसे ज्यादा सवाल किस पे पूछे जाते हैं? इस पे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये है और ये लीस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आपको इस टाइप का सवाल दे दिया जाए कि हर टाइम पे आपको कंसंट्रेशन गिवन है, तो हर बार ऑर्डर मान के सवाल को सॉल्व करना। ऑर्डर मान के सवाल को कैसे सॉल्व करोगे, क्या रिजल्ट ऑब्टेन होगा, मैं वो भी बता देता हूँ। तो जब भी आप ऑर्डर मानोगे यानी कि हिट एंड ट्रायल लगाओगे, तो सबसे पहले उसको मान लेना लेट इट बी अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मान के चल लो कि ये फर्स्ट ऑर्डर की कॉन्सेंट्रेशन और फर्स्ट ऑर्डर का टाइम गिवन है मेरे को। अगर फर्स्ट ऑर्डर से आंसर नहीं आता, मैं बताऊंगा आंसर कैसे चेक करेंगे, तो फिर ट्राई करना 0 ऑर्डर पे। और अगर 0 ऑर्डर से भी आंसर नहीं आता, फिर ट्राई करना सेकंड ऑर्डर पे। और अगर तीनों से ही आंसर नहीं आता तो नन ऑफ दी अबव, या फिर आपने कुछ गलत किया। बाकी आंसर निकालने की टेक्निक फिक्स है। टेक्निक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला था, किसी भी डेरिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी इक्वेशन होती थी भैया? कोई भी आपने 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर किसी का भी डेरिवेशन कराया, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन कौन सी होती थी? इंटीग्रेटेड रेट लॉ वाली। तो आप क्या करो, जैसा कि मैंने लेट्स से मैंने फर्स्ट ऑर्डर मानते हुए मैं इस सवाल को सॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपको पता होना चाहिए। अपन जानते हैं के टी बराबर एल एन ए नॉट अपॉन ए टी। ए नॉट क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ए टी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे। लेट्स से मैंने यहाँ पे कोई भी दो हाइपोथेटिकल कॉन्सेंट्रेशन पुट कर दी, ए नॉट और ए वन। ठीक है ना? एट टाइम टी इक्वल टू 0 मेरी जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो ए नॉट थी, एट टाइम टी इक्वल टू T1 मेरी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो A1 है। तो यहाँ से क्या होगा, मैं के की वैल्यू निकाल लूंगा। समझ में आती है बात? सिमिलरली ऐसा ही मैं एक और किसी रैंडम टाइम के रेस्पेक्ट में पुट कर दूंगा। लेट्स से मैं एक और बार ये इक्वेशन लगा रहा हूँ, के टी बराबर एल एन ए नॉट अपॉन ए टी। तो ए नॉट
तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 80। अब मैंने लेट से 80 एट टाइम T2 पे निकालना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे T की जगह क्या पुट कर देना, पहले वाली इक्वेशन में T1, और यहाँ पे T की जगह क्या पुट कर देना, T2। कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T2 आपको कितनी मेंशन है, A2। तो यहां से भी एक K की वैल्यू निकलेगी। अप्रोच समझ में आई मैं क्या कर रहा हूं? इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाया मैंने, कोई भी दो हाइपोथेटिकल टाइम पकड़ लिए, ये मेरे इंटीग्रेटेड रेट लॉ की इक्वेशन थी जो मैंने ऊपर लिख रखी है, के टी बराबर एल एन ए नॉट अपॉन ए टी। ये मेरे इंटीग्रेटेड रेट लॉ की इक्वेशन थी, के टी बराबर एल एन ए नॉट अपॉन ए टी। तो आप क्या कर रहे हो, आप के की वैल्यू निकाल रहे हो अलग अलग टाइम पे। लेट एट टाइम टी इक्वल टू T1 मैंने के की वैल्यू निकाली, लेट अस से वो आई मेरी K1, ठीक है। ये रखा मैंने T1 बराबर एल एन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम T1, तो भैया वो थी A1। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी बार आप क्या करोगे, A2 पे निकाल लो, तो K2 इंटू T2 बराबर एल एन ए नॉट अपॉन A2, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T इक्वल टू T2। ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई। क्या करें, यहां से K1 की वैल्यू निकाली है, यहां से K2 की वैल्यू निकाली है। अगर ये K1 और K2 दोनों सेम आते हैं, दैट मीन्स इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आया? कहने का मतलब मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूं, आपको कभी भी ये चेक करना हो, अगर आपको हर टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और आपको ये चेक करना हो कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगा दो उसी ऑर्डर का और के की वैल्यू निकाल लो। लेट से K1 और K2 अगर इक्वल आ जाते हैं तो मैं बोल दूंगा फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर K1 और K2 इक्वल नहीं आते तो मैं फिर जाऊंगा जीरो ऑर्डर पे। तो जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ याद है क्या बताया था मैंने? जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ याद है क्या बताया था मैंने? ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी। सेम वही वैल्यू करता मैं, ए नॉट की जगह ए नॉट रख देता, लेट एट टाइम टी इक्वल टू T1 मैं यहां से निकालता K1, ए टी की जगह क्या पुट कर देते, A1। यहां से भी आप K1 की वैल्यू निकालते, सिमिलरली सेम वैल्यूज पुट करके K2 की वैल्यू निकालते। अगर जीरो ऑर्डर की इक्वेशन में पुट करने से K1 और K2 बराबर आ जाते तो मैं बोल देता कि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर दोनों में बराबर नहीं आते तो सेकेंड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट लॉ में वैल्यू पुट करते, 1/A0 माइनस 1/AT। ये याद है, समझ में आया कुछ क्या कि आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉज में वैल्यू बिठाते जानी है, जहां पे K1 और K2 जिस इक्वेशन में पुट करने से K1 और K2 बराबर आ गए वो उसी ऑर्डर की रिएक्शन। क्लियर? इसमें आगे लिख लीजिएगा, इफ K1 not equals to K2 then put the values in zero order integrated rate law equation, in zero order integrated rate law equation। ठीक है, सवाल है the decomposition of N2O gas at initial pressure of 2 mmHg is 50% completed in 53 minutes and 73% completed in 100 minutes। बोल रहा है पहला, what is the order and rate constant, और दूसरा how much of N2O will decompose
in 100 minutes if the initial pressure taken is 600 mmHg। सवाल इतना आपको समझना पड़ेगा कि उसने क्या करा है, उसने दो अलग अलग टाइम पे आपको डेटा दिया, ठीक है। 50% कंप्लीट हो रही है 53 मिनट में, 70% कंप्लीट हो रही है 100 मिनट में। तो अगर ऐसा, अगर अपने को सिचुएशन अगर अपने पास है कि दो अलग अलग टाइम पे मेरे को डेटा देकर उसने ऑर्डर पूछ दिया, तो अपन वही करेंगे जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले स्टडी करा था। लेट दी ऑर्डर इज 1। अपने हिसाब से मान लो, क्योंकि अपने को हर टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पता है ना। 50% कंप्लीट हो गई मतलब 50% बच भी रही है, 70% 73% कंप्लीट हो गई, दैट मीन्स 27% बच रहा है। तो हर टाइम पे मुझे कॉन्सेंट्रेशन पता है कितनी बच रही है। तो कहने का मतलब मैं वही अपना आरबिट ऑर्डर मान के वैल्यूज पुट करूंगा। तो लेट दी ऑर्डर इज 1। तो टाइम टी इक्वल टू 53 मिनट दे रखा है मुझे, कब, जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई। तो पहले क्या करो आप, ये वैल्यू के हिसाब से K1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। तो इट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाया मैंने, KT बराबर ln A नॉट अपॉन AT। तो K1 इंटू टाइम की वैल्यू दे रखी है 53 मिनट, इंटू लगाना भूल गया मैं, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 53 बराबर ln A नॉट। कितना लें भैया, तो परसेंटेज के टर्म में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का कोई मतलब होता है क्या? कोई मतलब नहीं होता। सरकार तो इसको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो कट जाती है। तो इट इज 100 अपॉन 100 माइनस 50 माने 50। यहाँ से क्या कर लो आप, K1 की वैल्यू निकाल लो। कोई ना कोई K1 की वैल्यू आएगी। सुमित यादव ने निकाल ली भैया, तो मैं उसकी वैल्यू सही मानते हुए बोल देता हूँ 0.0056 वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। अब सेम आप क्या करो, 73% पे निकाल लो। K2 इंटू 73 बराबर ln 100 अपॉन कितना बचेगा, 27, है ना, दिख नहीं रहा हो लेकिन मान लेना 27 बचेगा, ठीक है। 27, हाँ। तो यहाँ से K2 की वैल्यू निकालो। तो जब आप यहाँ से K2 की वैल्यू निकालोगे, मैंने अपने हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर मान लिया भैया, क्योंकि ऐसा है, ऑब्जर्व चीज है कि सबसे ज्यादा सवाल फर्स्ट ऑर्डर के आते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा पहले फर्स्ट ऑर्डर मान के चलूंगा। जब आप यहाँ से K1 और यहाँ से K2 की वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू दोनों सेम आएगी। कहने का मतलब इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आई बात? अगर नहीं आती तो जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट लॉ में वैल्यू पुट करके मैं K1 और K2 की वैल्यू निकालता। क्लियर एवरीबॉडी? नोट डाउन कर लीजिए, फर्स्ट सवाल सॉल्व हो चुका है ना। यहाँ 100 लिखना, 100 है ना, 73% तो कंप्लीट हो रही है 100 मिनट में, तो 100 आएगा, सॉरी, बता सकते हो। सेकंड पार्ट वो कह रहा है कि भैया अगर आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो अभी आपने 2 mm ऑफ Hg ले रखी है, 100 मिनट में रिएक्शन कितनी परसेंट कंप्लीट हो रही है, 73% कंप्लीट हो रही है। 100 मिनट में रिएक्शन कितनी परसेंट कंप्लीट हो रही है, 73% कंप्लीट हो रही है। कब? जब आपने 2 mm ऑफ Hg लिया। वो बोल रहा है अगर आप इनिशियल 100, सॉरी, इनिशियल अगर आप 60 mm ऑफ Hg ले लेते तो बताओ 100 मिनट में कितनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट। तो क्या होता जवाब बताइए। अगर 2 mm Hg ले रहे हो तो 100 मिनट में रिएक्शन 73% कंप्लीट हो रही है। सवाल आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। अगर इनिशियली 2 mm ऑफ Hg लिया है इनिशियली, तो 100 मिनट में रिएक्शन 73% कंप्लीट होती। तो अगर इसकी जगह 600 mm ऑफ Hg ले लेते तो 100 मिनट में रिएक्शन कितनी परसेंट कंप्लीट होती? तो क्या होता अपना आंसर? तो अपना आंसर होता कितनी परसेंट कंप्लीट होती? बोलो बोलो, मैं इतने बाकी लोगों को एडमिट कर देता हूँ। तो अपना आंसर होता 73% रिएक्शन ही कंप्लीट होती। वाई? बिकॉज इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखवा रखा है बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स में, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एनी लाइफ इज कांस्टेंट। सिर्फ हाफ लाइफ ही कांस्टेंट नहीं होती, डेरिवेशन करवाया था, पन्ने पलट के देख लीजिए। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एनी लाइफ इज कांस्टेंट,
तो अगर 2 mmHg लेते हुए 100 मिनट में 73% कंप्लीट हो रही थी, तो 600 mmHg भी लोगे तो भी 100 मिनट में 73% ही कंप्लीट होगी। क्लियर बात है तो बोलो, वरना बताइए। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 0.04 m per second after 10 minutes from initiation. It becomes 0.03 molar per second. सवाल पूछ रहा है, कैलकुलेट, एक मिनट, it becomes molar per second after 20 minutes from initiation. Calculate the half life of the reaction. बताइए। तो देखो, अब ध्यान से देखना सवाल को, क्या बोल रखा उसने। उसने रेट दे रखी है, ऑर्डर उसने मेंशन किया हुआ है, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतनी, कब, उस रिएक्शन के 10 मिनट के बाद, और रेट इतनी हो जाती है कब, 20 मिनट के बाद। हाफ लाइफ टाइम बताओ। तो पहली बात, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन है, क्या क्या दे रखा है तुम्हें, तुम्हें रेट पता है, तुम्हें टाइम पता है। क्या कोई फॉर्मूला जानते हो क्या फर्स्ट ऑर्डर में रेट और टाइम का, कोई डिराइव किया हो, डेरिवेशन में कुछ लिखवाया हो, बोला हो कि भैया कभी भी रेट गिवन हो, टाइम गिवन हो तो फलाना फॉर्मूला लगा देने का। देखो पन्ने पलट के और हाफ लाइफ टाइम निकाल के बताओ। फॉर्मूला नहीं मिले तो बताने का, ढूंढवाएंगे। ऐसा कहीं फॉर्मूला नजर आ रहा है? ln r1/r2 इक्वल टू के t2 माइनस t1। फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेशन में बताया था, अगर रेट गिवन हो और टाइम गिवन हो तो हमेशा ये फॉर्मूला लगाना। टू द पॉइंट सॉल्यूशन है, रेट वन कितनी दे रखी है, 0.04 अपॉन 0.03 बराबर के 20 माइनस 10। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, के की वैल्यू आ जाएगी 1/10 ln4/3। यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेना। उसने के नहीं पूछा, उसने हाफ लाइफ टाइम पूछी है, तो टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, जो भी के की वैल्यू आए वो इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा, आंसर है। डाउट हो पूछ लीजिए। देखिए नेक्स्ट डेरिवेशन पे जाएंगे, इम्पोर्टेंट है और इसी एप्लीकेशन के बहुत सारे सवाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले डेरिवेशन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। हेडिंग लिखिए, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रिप्लेस्ड बाय पार्शियल प्रेशर। या प्रेशर ठीक रहेगा, रिप्लेस्ड बाय प्रेशर, पार्शियल प्रेशर वाला ही बता देंगे इन फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, दोनों तरीके से देख लेना। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म रिप्लेस बाय प्रेशर इन फर्स्ट ऑर्डर, आप जो फॉर्मूला लगाते थे के टी बराबर एल एन ए नॉट अपॉन ए टी, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू 0, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू टी लेफ्ट। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन की जगह में मेरे को बस प्रेशर पुट करना है। अब प्रेशर जब मैं पुट कर रहा हूँ तो फॉर्मूला क्या चेंज हो जाता है, आपको बस उस पर ध्यान देना है, बाकी किसी और चीज पे नहीं। तो डेरिवेशन बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। भैया अपना जो फॉर्मूला है इंटीग्रेटेड रेट लो का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो है के टी बराबर एल एन ए नॉट अपॉन ए टी, या ए नॉट अपॉन ए, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी इज ए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर की बात कर रहे हो, सॉरी, हाँ जी, तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन को हटा के प्रेशर का टर्म लाएंगे, तो जाहिर सी बात है दैट दिस कंसेप्ट इज वैलिड फॉर अ गैसियस रिएक्शन।
किसी के मोल्स को ही आप प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। पीवी इक्वल टू एनआरटी सुना है। मोल्स को अगर आपको प्रेशर से रिप्लेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो भैया, ठीक है। मोल्स इज डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ना, कॉन्सेंट्रेशन बराबर मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन को आपको अगर प्रेशर से रिप्लेस करना है तो आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ये जो आप करते हो ना, क्या कॉन्सेंट्रेशन की जगह जो आप प्रेशर उसकी जगह लगा देते हो, ये कब होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बाय पीवी इक्वल टू एनआरटी। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। तो अब आगे की बात समझिए। मान लो एक कंटेनर है और उस कंटेनर में हमने ए गैस लिया, ठीक है। ये मैं इक्वेशन लिख देता हूँ नीचे, ये मैंने ए गैस ली, उस ए गैस का मैंने ए नॉट मोल्स ली, और वो ए गैस डिसोसिएट होती है बी ऑफ बी गैस, सी ऑफ सी गैस, डी ऑफ डी गैस, ठीक है। ए का कोएफिशिएंट जानबूझ के मैंने 1 ले रखा है क्योंकि एन एट दी एंड कट ही जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हुआ भैया, मैंने क्या करा, मैंने एक कंटेनर लिया और मैंने उस कंटेनर के अंदर कोई ए गैस ली, और वो ए गैस डिसोसिएट होती है बी ऑफ बी गैस, सी ऑफ सी गैस प्लस डी ऑफ डी गैस, ठीक बात है। अब अपन क्या करना चाह रहे हैं, हम इस रिएक्शन का काइनेटिक्स स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। हम इस रिएक्शन का काइनेटिक्स स्टडी करना चाह रहे हैं थ्रू प्रेशर मेजरमेंट, नॉट बाय मोल्स, नॉट बाय कॉन्सेंट्रेशन, थ्रू प्रेशर मेजरमेंट। के प्रेशर के हिसाब से अगर मैं इसका काइनेटिक्स स्टडी करूं तो भैया मेरा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगा। तो मैंने क्या किया भैया, मैंने इसके अंदर एक मैनोमीटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये मैनोमीटर क्या करता है, मैनोमीटर का काम है प्रेशर मेजर करने का, और ये हर टाइम पे मुझे प्रेशर बताता है। तो इनिशियली एट टाइम टी इक्वल टू 0 लेटस से मैंने उसके ए नॉट मोल्स माने, एट टाइम टी इक्वल टू टी उसके मोल्स कितने हो जाएंगे, ए नॉट माइनस एक्स, इधर कितना बचेगा, बी एक्स सी एक्स डी एक्स, ठीक है। ये आपको टाइम t इक्वल टू 0 पे भी प्रेशर बताएगा, ये आपको टाइम t इक्वल टू किसी एनी हाइपोथेटिकल टाइम t पे भी प्रेशर बताएगा, और एट टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट जब आप t इक्वल टू इनफाइनाइट पुट कर दोगे तो a कितना हो जाएगा, 0, पूरा का पूरा टूट गया। ये कितने बच जाएंगे, बी ए नॉट, सी ए नॉट, डी ए नॉट। इतनी बात समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पहले तो ये बता दीजिए। ये बात समझ में आती है जो मैंने करी। मैंने क्या करा, मेरे को कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस करना था, मेरे को अपनी काइनेटिक्स प्रेशर के टर्म्स में स्टडी करनी थी, तो मैंने एक कंटेनर के अंदर एक गैस भर दिया और उस कंटेनर में मैंने मैनोमीटर लगा दिया। ये मैनोमीटर मुझे हर टाइम पे प्रेशर बताता है। लेट इनिशियल मोल्स ऑफ द कंटेनर इज ए नॉट, एट टाइम टी इक्वल टू टी पे वो टूटे, एंड एट टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये तो हो गया 0, ये हो गए बी ए नॉट, सी ए नॉट, डी ए नॉट। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, वरना नोट डाउन कर लीजिए। ये मैनोमीटर क्या करेगा करेगा भैया, दिस मेजर्स द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम। उस कंटेनर का टोटल प्रेशर मेजर करने का टाइम काम करता है हर टाइम पे। नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़े भैया। जब मैं आपको गौर फरमाऊं ना, मतलब जब मैं आपको एक और अप्रोच बताऊंगा, उस अप्रोच में आपको इस पे ध्यान देना है, तो ये इक्वेशन जरूर लिख लीजिएगा, है ना। एक दो अप्रोच से अपन इस सवाल को सॉल्व करेंगे, जिसमें एक में मैं इसका रेफरेंस लूंगा आगे जाके, ठीक। फिलहाल तो अपन जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे, ये इक्वेशन लिखने में मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो ये इक्वेशन अपन ने लिख ली। अब अपन जानते हैं दैट ये जो सारी कंडीशन है ये कब है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कर रहे हो, देन प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो क्या मैं प्रेशर को मोल से रिप्लेस कर सकता हूं क्या, बिल्कुल। एट टाइम टी इक्वल टू 0 आपने कितने मोल्स लिए थे, ए नॉट, तो लेट ए नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट। इनिशियल प्रेशर एट टाइम टी इक्वल टू 0 मैंने पी नॉट मान लिया। एट टाइम टी इक्वल टू टी जो प्रेशर था वो किसके बराबर होगा, पीटी के, एंड दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स एट टाइम टी। व्हाट आर द गिवन नंबर ऑफ मोल्स एट टाइम टी, ए के कितने मोल्स एट टाइम टी पे, ए नॉट माइनस एक्स,
बी के कितने मोल्स हैं, बी एक्स, सी के कितने हैं, सी एक्स, डी के कितने हैं, डी एक्स। तो मैं क्या कर रहा हूं भैया, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इट इज ए नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स, इन तीनों में से कॉमन ले लिया, एंड बी प्लस सी प्लस डी। और बी प्लस सी प्लस डी को तो अपन शुरू से ही एन लिखते हुए आए हैं, मैंने मान लिया लेट इट बी एन, बी प्लस सी प्लस डी प्लस अप टू जितने भी होते हैं ये सब किसके बराबर है, एन के बराबर। तो मेरा जो पीटी हो गया वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया भैया, ए नॉट प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स के। ये बात सबको समझ में आती, ये ओवरऑल मेरे कितनी हो गई, एन एक्स, तो ए नॉट माइनस एक्स प्लस एन एक्स, एक्स कॉमन ले लोगे तो ए नॉट प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स। तो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, सिंस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल प्रेशर टाइम टी इक्वल टू जीरो पे मैंने पी नॉट मान लिया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स प्रेजेंट एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। एट टाइम टी इक्वल टू टी मैंने प्रेशर पी टी मान लिया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स प्रेजेंट एट टाइम टी। एट टाइम टी इक्वल टू इंफिनिटी मैंने प्रेशर पी इनफाइनाइट मान लिया, and it will be directly proportional to moles present at time t equal to infinite. And what are the moles present at time t equal to infinite, ba naught plus ca naught plus da naught। अब अगेन a naught ले लो कॉमन, आगे क्या बचेगा, b प्लस सी प्लस डी, और उस b प्लस सी प्लस डी को तो अपन क्या लिख सकते हैं, n। तो कहने का मेरा मतलब ये है दैट p infinity will be directly proportional to what, n a naught। ये तीन बातें समझ में आई क्या, किसी को में कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। पी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, पी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स, एंड पी इन्फिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ए नॉट। कोई डाउट है क्या, क्लियर। तो आगे अब क्या है, फर्स्ट इसकी इक्वेशन लिखेंगे अपन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ की फॉर फर्स्ट ऑर्डर, के टी इक्वल टू एल एन ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। ठीक है, तो अपन लोग जानते हैं इस वाली इक्वेशन से दैट ए नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट। ठीक है भाई, मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस करना चाह रहा हूं। तो अगर मुझे ए नॉट की वैल्यू पता चल गई, जो कि मुझे पता है पी नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मेरा काम हो जाएगा, ए नॉट की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, और ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर दूं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा कि नहीं। अगर मैं ए नॉट की वैल्यू पुट कर दूं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर दूं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा कि नहीं। ए नॉट की जगह आप क्या लिख सकते हो भैया, ए नॉट की जगह आप क्या लिख सकते हो, पी नॉट, सिंस ए नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट मान लेना लैम्डा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लैम्डा एट द एंड कैंसिल आउट ही होना है। तो ए नॉट की जगह आप क्या लिख दोगे, डायरेक्ट पी नॉट। ठीक है, बात आ जाती है ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट करूंगा, कैसे भाई, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ए नॉट प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है मेरा पीटी के। व्हाट इज पीटी, टोटल प्रेशर एट टाइम टी है पीटी, टोटल प्रेशर एट टाइम टी। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए नॉट माइनस एक्स की। देखना कैसे निकालूंगा, यहां से मैं एन माइनस वन इंटू एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं कि नहीं, कितनी, इट इज एन माइनस वन इंटू एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीटी। देखो ए नॉट अगर उस साइड भेजोगे, ए नॉट अगर इस साइड भेजोगे तो वो प्रेशर के टर्म में जाएगा भैया, ए नॉट अगर प्रेशर के उस साइड भेजोगे तो वो प्रेशर के टर्म में जाएगा। तो जो आप पीटी माइनस ए नॉट लिखते हैं, एंड वी नो दैट ए नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट, तो मैं क्या इसको पीटी माइनस पी नॉट नहीं लिख सकता क्या, कोई दिक्कत है, पीटी माइनस पी नॉट लिखने में कोई दिक्कत है। यहां से आप क्या करिए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पीटी माइनस पी नॉट अपॉन एन माइनस वन। क्लियर बात, पीटी माइनस पी नॉट अपॉन एन माइनस वन, ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी, ये मेरा प्रोपोर्शनल है, एक्स इज प्रोपोर्शनल टू पीटी माइनस पी नॉट अपॉन एन माइनस वन। अब मैं क्या करूंगा, इस एक्स की वैल्यू को यहां पुट करूंगा, ए नॉट की जगह आप क्या पुट करते हैं, पी नॉट,
एक्स की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली, तो मुझे ए नॉट की वैल्यू भी पता चल गई, मुझे ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू भी पता चल गई। इस डेरिवेशन में आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, हाथों हाथ, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, समझ में आनी चाहिए एक एक चीज। बताइए, कोई डाउट? इतना नोट डाउन कर लिया है? किसी का कोई छूट तो नहीं रहा? तो देखिए, तो आपके पास ए नॉट की वैल्यू पता है, आपको एक्स की वैल्यू पता है, तो क्या मैं ए नॉट माइनस एक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं लिख सकता क्या? सिंस आपको ए नॉट पता है किसके प्रोपोर्शनल है, आपको एक्स पता है किसके प्रोपोर्शनल है, तो ए नॉट माइनस एक्स किसके प्रोपोर्शनल है नहीं बता सकते क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। ए नॉट विल बी प्रोपोर्शनल टू पी नॉट एंड एक्स विल बी प्रोपोर्शनल टू पी टी माइनस पी नॉट अपॉन एन माइनस वन। तो ए नॉट माइनस एक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा भैया? एन पी नॉट माइनस पी, एक मिनट, एन पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, तो यहां से देखोगे, एक मिनट रुको यार, कुछ गड़ा है। तो भैया ए नॉट माइनस एक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन पी नॉट माइनस पी नॉट। अब उसमें से जब आप ये वाला माइनस का साइन मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बच जाएगा भैया अंदर? माइनस पी टी प्लस पी नॉट अपॉन एन माइनस वन। बोलो, कुछ गलत किया? यहां तक कोई डाउट? तो क्या हो गया, पी नॉट से हो गया पी नॉट कैंसिल। ठीक है, तो ए नॉट माइनस एक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन पी नॉट माइनस पी टी अपॉन एन माइनस वन। एन पी नॉट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? देखो, एन पी नॉट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वी नो दैट ए नॉट माइनस एक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पी इंफिनिटी माइनस पी टी अपॉन एन माइनस वन। ये बात समझ में आती है? कैसे लिखा मैंने ये? ए नॉट माइनस एक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी इंफिनिटी माइनस पी टी अपॉन एन माइनस वन। देखो, वो वाली इक्वेशन देखो, एट टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट, वहां हमने लिख रखा है क्या, दैट पी इनफाइनाइट, यहां लिख लेना, सिंस पी इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, एन पी नॉट के। ये बात समझ में आई क्या भैया? ये बात समझ में आई क्या? मैं क्या कर रहा हूँ, ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऊपर लिख देता हूँ पी नॉट अपॉन एन पी नॉट माइनस पी टी अपॉन एन माइनस वन। ये एन माइनस वन ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन पी नॉट माइनस पी नॉट अपॉन एन पी नॉट माइनस पी टी। एंड व्हाट इज एन पी नॉट इक्वल्स टू? इट इज इक्वल्स टू दिस, किसके, पी इंफिनिटी के। बस सिंपली वैल्यू पुट कर दी, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट जनरेट करोगे तो ऊपर नीचे जो दोनों जगह कांस्टेंट जनरेट होगा विच कैंसिल आउट ईच अदर। तो ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स विल बी डायरेक्ट इक्वल टू पी इंफिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन पी इंफिनिटी माइनस पी टी। ये बात समझ में आती है क्या? तो ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स की जगह मैं क्या यूज करूंगा, पी इंफिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन पी इंफिनिटी माइनस पी टी। व्हाट इज पी हियर? टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम। बस यही वैल्यू पुट कर देना, आपके इंटीग्रेटेड रेट लॉ में यही आ गया आपका, कॉन्सेंट्रेशन रिप्लेस बाय पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम। नोट डाउन कर लीजिए, डेरिवेशन में डाउट हो तो पूछ लो। ये वाला यहीं से ना, तो देखिए, अपन को ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स का रेशो निकालना था, हाँ कि ना? ए नॉट की वैल्यू मेरी कितनी आई, पी नॉट। ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू मेरी कितनी है, ये रही। दोनों का ले लिया मैंने रेशो। अब देखो यार, आप ऐसा करते, ए नॉट माइनस एक्स में अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कोई लैम्डा जनरेट कर देता, तो ऊपर जो ए नॉट था वो भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था पी नॉट के, तो यहाँ पे भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट जनरेट करता ना लैम्डा पी नॉट, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाता। इतनी बात समझ में आती है क्या?
कांस्टेंट कैंसिल हो जाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात समझ में आती है? चलो ये बढ़िया। तो ए नॉट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट है और ए नॉट माइनस एक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस टर्म, ये वाली इक्वेशन। तो क्या करो, रेशो ले लो। तो ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ये एन माइनस वन ऊपर गया, हाँ कि ना? तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एन पी नॉट माइनस पी नॉट अपॉन एन पी नॉट माइनस पी टी। व्हाट इज एन पी नॉट इक्वल टू स्वप्ना जा? तो देखो जब मैंने लिखवाया था एट टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी, आपका पी इन्फिनिटी किसके बराबर आया था? एन पी नॉट के। दिखा क्या वो? आपका पी इन्फिनिटी किसके बराबर आया था? एन पी नॉट के। दिखा वो? शुरू में एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पी नॉट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, पी टी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट माइनस एक्स। समझ गई? तो एन पी नॉट की जगह बस क्या पुट कर देना? पी इन्फिनिटी, और खेल खत्म। नोट। आगे बढ़ते हैं, अब सेकेंड वाली अप्रोच से जाएंगे विच इज पार्शियल प्रेशर मेथड। ठीक है ना? ये टोटल प्रेशर मेथड था, जैसा कि मैंने आपको बोला वहां पे जो पी है वो टोटल प्रेशर मेथड है। अब अपन पार्शियल प्रेशर मेथड से जाएंगे। अपनी जो इक्वेशन थी वो कुछ ऐसी थी, ए गैस गिव्स बी गैस, ये थोड़ा सा सिंपल पड़ जाता है, सी गैस, ए गैस गिव्स बी गैस प्लस सी गैस प्लस डी गैस। ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बोला था, अब अपन सिर्फ ए को ऑब्जर्व करेंगे। भैया अगर आप सिर्फ ए को ऑब्जर्व करोगे, लेट एट टाइम टी इक्वल टू जीरो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, एंड टाइम टी इक्वल टू टी इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट माइनस एक्स। ठीक है? लेट मैं सिर्फ ए को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। क्या वो ए के लिए वैलिड नहीं होगा क्या? अरे बिल्कुल वैलिड होगा। अगर मैं सिर्फ ए को ऑब्जर्व करते हुए सॉल्व करने की कोशिश करूं, मेरे को पूरी रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है, मैंने सिर्फ ए को ऑब्जर्व करा है, तो ए के मोल्स और ए का प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो वही सब स्टेप मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं वही सब स्टेप सिर्फ ए के रिस्पेक्ट में मानते हुए कर रहा हूं। तो अब जो मेरा ए नॉट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी इक्वल टू जीरो के, विच इज पी नॉट। ऑब्वियस सी बात, विच इज पी नॉट। इनिशियली जो आपने प्रेशर माना था वो पी नॉट ही माना था ना, ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे क्योंकि मैं ए के टर्म में बात कर रहा हूँ, तो मैंने बस पी ए नॉट नाम दे दिया। पी ए नॉट और पी नॉट में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बस आप यहाँ पे सिंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, इसलिए मैंने पी ए नॉट लिख दिया। सो ए नॉट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए नॉट, एंड पी ए नॉट एंड पी नॉट बोथ आर इक्वल। ए नॉट माइनस एक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? Since A naught will be directly proportional to partial pressure of A at time t equal to 0, तो A naught minus x will be directly proportional to partial pressure of A at time t। समझ में आया? तो यहां से आप क्या करो, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू निकाल लेना एट टाइम t इक्वल टू 0, और पार्शियल प्रेशर की वैल्यू निकाल लेना फॉर A एट टाइम t इक्वल टू t। बिठा दो इक्वेशन में, के टी बराबर एल एन पी ए नॉट अपॉन पी टी, सॉरी पी ए नॉट अपॉन पी ए एट टाइम टी, आंसर सेम आएगा। तो चाहे इससे करो चाहे उस वाले मेथड से करो, इसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर मेथड और उसे बोलते हैं टोटल प्रेशर मेथड। आंसर सेम आता है दोनों। ठीक है? एग्जाम्पल करेंगे, एक एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद क्लास खत्म कर देंगे। उससे पहले मैं क्लास छोड़ूंगा नहीं, तो जितना जल्दी नोट डाउन करना हो कर लेना। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल लिखिएगा और जल्दी लिखना मेरे साथ, मैं इसका नोट डाउन करने का टाइम नहीं दूंगा, लंबा सवाल है। फॉर द रिएक्शन 2N2O5 gives 2N2O5 gas gives 4NO2 gas, हटे यार। For the reaction 2N2O5 gas gives 4NO2 gas plus O2 gas. It is a first order reaction. After 30 minutes from the start,
After 30 minutes from the start in a closed vessel, the total pressure developed in the vessel is found to be 284.5 mm of Hg, and on completion the total pressure was found to be 584.5 mm Hg. Calculate the rate constant of the reaction. ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी जल्दी। तो बात बिल्कुल गौर से देखिएगा क्या कर रहा हूँ मैं, है ना, और खुद बताना। भैया अपने पास क्या है, एक रिएक्शन दे रखी है 2N2O5 गैस, ये भी मेरे साथ नोट डाउन कर लेना, लेकिन पहले 2 सेकंड के लिए देख लीजिए। 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। वी कैन स्टार्ट आवर प्रॉब्लम बाय अज्यूमिंग ए नॉट मोल्स या अज्यूमिंग पी नॉट प्रेशर। अच्छा, कितना टाइम बच रहा है बेटा? जैसा कि अपने को दिया है सवाल में, 2N2O5 गैस गिव्स 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन में दिया है। अब आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको कुछ डेटा गिवन है, उस डेटा के बेसिस पे आप क्या क्या निकाल सकते हो, आपको क्या क्या लगता है क्या क्या गिवन है वो देखो। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, वी कैन स्टार्ट आवर प्रॉब्लम बाय अज्यूमिंग ए नॉट मोल्स और बाय अज्यूमिंग पी नॉट प्रेशर, क्योंकि अपन ने प्रेशर मेथड पढ़ा है, डेटा भी मुझे प्रेशर के टर्म में दे रखा है। तो लेट एट टाइम टी इक्वल टू 0 मेरा जो प्रेशर है वो है पी नॉट। ठीक, तो एट टाइम टी इक्वल टू टी मेरा जो प्रेशर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पी नॉट माइनस 2P। जैसा कि मैंने बोला, एक्स में जैसे माइनस करते थे वैसे पी के टर्म में माइनस कर लो। जितना स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उतने टाइम एक्स माइनस करते थे, जितना स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उतने टाइम पी माइनस कर लीजिए। तो इट इज पी नॉट माइनस 2P। कितना बनेगा प्रोडक्ट में, 4P। इधर कितना बनेगा, P। ठीक है, एंड एट टाइम टी इक्वल टू इंफिनिटी ये कितना हो जाएगा, N2O5। N2O5 बिकम 0। ध्यान से सुनना, अगर 2 moles of N2O5 gives 4 mole of NO2, तो बताओ इसका P नॉट कितने टाइम्स ऑफ P नॉट बनेगा। अगर 2N2O5 gives 4 mole of NO2 then P नॉट gives कितना, 2P नॉट। ये समझ में आता है क्या? अरे 2 4 देता है तो 1 2 देगा ना, समझ में आता है? तो अगर 2N2O5 4 NO2 देता है तो P नॉट कितना देगा, 2P नॉट। सिमिलरली अब इन दोनों को कंपेयर करो, अगर 2 1 देता है तो 1 कितना देगा, हाफ। तो पी नॉट कितना बचेगा, पी नॉट बाई 2। ये बात समझ में आती है हाँ कि ना? ये निकालना आता है, इतना कर लोगे ना, यूनिटरी मेथड गणित के छात्रों, इतना तो कर लेते हैं, है ना। अब देखो सवाल में क्या क्या गिवन है, फॉर द रिएक्शन फलाना फलाना जो भी दे रखी है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। वो बोल रहा है आफ्टर 30 मिनट फ्रॉम द स्टार्ट इन अ क्लोज्ड वेसल द टोटल प्रेशर डेवलप्ड इन द वेसल इज फाउंड टू बी 284.5। ये 284.5 mm कब का प्रेशर है, कौन सा प्रेशर है, पी नॉट है, पी टी है, कि पी इंफिनिटी है, बताओ। ये जो उसने 284.5 प्रेशर दे रखा है वो कब का प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर है टाइम टी इक्वल टू टी पे है कि पी इंफिनिटी, बताओ, ये तो बता सकते हो। जो प्रेशर 284.5 मेंशन है वो पी नॉट वाला है, पी टी वाला है कि पी इंफिनिटी वाला है? ऑब्वियस सी बात है, इट इज टाइम टी इक्वल टू टी। पी नॉट इनिशियल होता है भैया एट टाइम टी इक्वल टू 0, ये होता है इनिशियल। किसी हाइपोथेटिकल टाइम टी पे तो पीटी गिवन होगा ना, तो पीटी मुझे गिवन है कितना, 284.5 mmHg। कब, एट 30 मिनट।
30 मिनट पे मुझे प्रेशर गिवन है, मतलब प्रेशर एट एनी टाइम टी गिवन है। और कौन सा प्रेशर गिवन है बताओ? 584.5 कब का प्रेशर है वो बोल रहा है। After completion and on completion the total pressure was found to be 584.5। टोटल आफ्टर कंप्लीशन मतलब क्या? रिएक्शन कब कंप्लीट हो जाएगी? एट टाइम टी इक्वल टू इंफिनिटी पे। मतलब मुझे पी इंफिनिटी भी गिवन है, कितना है? 584.5 mmHg। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या तुम पी नॉट निकाल सकते हो क्या? आराम से निकाल सकते हैं। अरे पी इंफिनिटी किसके बराबर होगा यार? पी इंफिनिटी इसके ही बराबर तो है। तो पी इंफिनिटी बराबर व्हाट? 584.5 which is equals to what? 2p नॉट प्लस p नॉट बाई 2। मेरा जो p इंफिनिटी है वो इसी के तो बराबर है। तो यहाँ से आप क्या p नॉट की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? आराम से निकाल सकते हैं। आ जाएगी कितनी? 284.5। हमेशा ध्यान रखना, p नॉट की वैल्यू आप हमेशा टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी से ही निकालोगे, ये कंफर्म बात है। पी नॉट की वैल्यू आप हमेशा टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी से ही निकालोगे। तो वंस मेरे पास पी नॉट आ गया, वैल्यू पुट कर देते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ में। तो के टी बराबर एल एन पी इंफिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन पी इंफिनिटी माइनस पी टी। आपको क्या सारी वैल्यू पता है क्या? बिल्कुल पता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करनी है। टी की जगह कितने टाइम पे फाइंड आउट करने को बोला उसने? 30 मिनट पे। बराबर एल एन पी इंफिनिटी की वैल्यू कितनी आई? 584.5 पुट करना। पी नॉट की वैल्यू कितनी आई? 284.5 पुट करना। पीटी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 284. एक मिनट, सॉरी मेरी गलती होगी। पी नॉट की वैल्यू 284.5 नहीं आएगी भैया, पी नॉट की वैल्यू आएगी 233.8। ठीक है, तो ये पी नॉट की वैल्यू आपको पता चल गई, पीटी की वैल्यू आपको पता चल गई, और क्या बचा? पी नॉट पता चल गया, पीटी पता चल गया, पी इंफिनिटी की वैल्यू आपको पता ही है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके क्या आप के की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? आराम से निकाल सकते हैं भैया। निकाल के बताओ कितनी आ रही है। तो इट इज के इंटू 30 बराबर एल एन, अंदर पुट कर देना अकॉर्डिंग टू दी गिवन वैल्यूज। 584 माइनस 0.5 माइनस पी इंफिनिटी माइनस पी नॉट कितना है? 233.8। यार जगह का हमें पहले इतना नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। के टी बराबर एल एन पी इंफिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन पी इंफिनिटी माइनस पी टी। इसमें वैल्यू पुट कर दो अकॉर्डिंगली। के इंटू 30 बराबर एल एन पी इंफिनिटी की वैल्यू मेरी कितनी है? 584.5 माइनस पी नॉट की वैल्यू मेरी कितनी है? 233.8 अपॉन पी इंफिनिटी 584.5 माइनस 284.5। ठीक है, ये वैल्यूज आपको दे रखी है, अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेना। अंदर आएगा एल एन, ऊपर आएगा 350.7 अपॉन नीचे आएगा 300। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एल एन 1.169, के इंटू 30 बराबर एल एन 1.169। तो यहाँ से आप क्या करोगे? के की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना यार, ये जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में आप एक्सप्रेशन पुट करते हो ना, ये के कौन सा होता है? के वाला, ये याद है? अपन बात बात में के पुट करा करते थे। कोई भी डेरिवेशन में करता था तो मैं के पुट करा करता था। तो ये किसका रेट कांस्टेंट होता है? ये रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट होता है भैया, ये रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट होता है। देखो उसने आपसे क्या पूछा है सवाल में? रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। आपको एक वो छोटा सा रिलेशन याद है? रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट बराबर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये याद है? ये भी अपन ने कर रखा है, ये भी मैंने लिखवा रखा है आपको। रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्टेंट बराबर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, या फिर
रेट कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू इंडिविजुअल कंपोनेंट, इस तरीके से लिखवाया होगा। तो उसने आपसे क्या पूछा है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन पूछा है। आपका क्या निकला है, ये रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट निकला है, ठीक है। यानी कि ये के किसका निकला है आपका, ये के मेरा N2O5 का निकला है, लेकिन उसने रिएक्शन का के पूछा है। तो के ऑफ N2O5 बराबर 2 इंटू के ऑफ रिएक्शन। तो क्या के ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे, जो भी आपका के ऑफ N2O5 निकला उसको डिवाइड कर देना 2 से, आपका निकल जाएगा के ऑफ रिएक्शन। आपको किसी में भी कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए, वरना नोट डाउन कर लो जितना जल्दी, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया टोटल प्रेशर मेथड। अब मैं यही सेम पार्शियल प्रेशर मेथड से करके बताऊंगा। देखो आपको पी नॉट तो वहां पे भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको पी नॉट तो वहां पे भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने बोला पी नॉट आप हर बार कैसे फाइंड आउट करोगे, इनफाइनाइट वाले टाइम की हेल्प से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा भैया, मैं पार्शियल प्रेशर मेथड अपना रहा हूँ। पार्शियल प्रेशर मेथड में मैं सिर्फ रिएक्टेंट ऑब्जर्व करूंगा, माने मेरे को सिर्फ इससे मतलब है। अब मैं सिर्फ इसको देखूंगा, इसको देखो, ठीक। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एट टाइम टी इक्वल टू 0 मेरी जो पी नॉट की वैल्यू थी वो कितनी थी, मेरी पी नॉट की वैल्यू कितनी आई थी 233.8। ये निकाल लोगे क्या आप लोग अपने आप, टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी के डेटा से क्या मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूँ, हाँ कि ना। वो तो आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा, लेकिन बस अपन अप्रोच चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी के डेटा से क्या मैं पी नॉट की वैल्यू निकाल लूंगा, हाँ थोड़ी देर पहले ही निकाली। अब अगर मैं बात करूं एट टाइम टी इक्वल टू 30 मिनट्स की, टी इक्वल टू 30 मिनट में आपको जो प्रेशर दे रखा है वो कितना दे रखा है 284.5। और वो जो टी इक्वल टू 30 मिनट पे जो प्रेशर दे रखा है वो क्या है, प्रेशर एट टाइम टी। एंड प्रेशर एट टाइम टी इक्वल्स टू नथिंग बट पी नॉट माइनस 2p प्लस 4p प्लस p ना। तो ये जो 284.5 हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट माइनस 2p प्लस 4p प्लस p। ये बात समझ में आती है कि नहीं। प्रेशर एट टाइम टी इक्वल्स टू 284.5 दे रखा है, विच इज इक्वल्स टू पी नॉट माइनस 2p प्लस 4p प्लस p, विच इज इक्वल्स टू 284.5 बराबर पी नॉट प्लस 3p। इतनी बात समझ में आई। तो यहां से क्या आप p की वैल्यू निकाल लोगे क्या, पी नॉट की वैल्यू आपको पता ही है, क्या आप यहां से p की वैल्यू निकाल लोगे, वो आएगी 50.7 डिवाइड बाई 3। इसमें कोई डाउट, खत्म, वैल्यू पुट कर दीजिए। भैया मैंने क्या बोला था, आपको सिर्फ ये देखना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ में क्या पुट करोगे, के टी बराबर एल एन, टी की जगह क्या पुट कर देना 30 मिनट्स बराबर एल एन, पी नॉट की जगह क्या पुट करोगे पी नॉट अपॉन, नीचे क्या पुट करोगे, नीचे क्या वैल्यू पुट करूं मैं, pressure at time t, partial pressure at time t equal to 0 is p naught. What is the partial pressure of N2O5 at time t equal to t? अपन तो सिर्फ N2O5 को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। तो partial pressure at t equal to 0 is p naught. What is the partial pressure of N2O5 at time t equal to t? It is p naught minus 2p. ये वैल्यू रखो तो क्या आएगा, ln p naught की वैल्यू कितनी है 233.8 अपॉन 233.8 माइनस 50.7 डिवाइड बाय 3 करोगे, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 33.8। अब आप चाहे इसको सॉल्व करो, चाहे पहले वाले को सॉल्व करो। अब आप जब इसका रेशो निकालोगे ना 233.8 डिवाइड बाय 200, ये भी एलएन के अंदर कितना आएगा 1.169 जो पहले आ रहा था। तो चाहे इससे निकालो चाहे उससे निकालो, बात सेम है। यहां से अगेन के निकलेगा, के किसका है, पार्शियल प्रेशर ऑफ, सॉरी के किसका है, रिएक्टेंट का। उसने किससे पूछा है, रिएक्शन का। इसको भी 2 से डिवाइड कर देना, आंसर सेम। जिसको ये अप्रोच समझ में नहीं आया पूछ लो। बताइए, ए नॉट अपॉन ए टी की जगह में पार्शियल प्रेशर एट टाइम टी इक्वल टू 0 ऑफ N2O5 एंड पार्शियल प्रेशर एट टाइम टी इक्वल टू टी ऑफ N2O5 पुट कर रहा हूं। मैंने बस पी नॉट और पी की वैल्यू निकाल ली है। पी नॉट की वैल्यू मैंने टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी के डेटा से निकाल ली, पी की वैल्यू मैंने
टाइम t इक्वल टू टी के डेटा से निकाल ली, उसको मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, आंसर दोनों में सेम आएगा। क्लियर एवरीबॉडी?